Hello, welcome to the Sumo Biology online classes. Today we are going to discuss vector PBR322. आज हम लोग वेक्टर PBR322 को पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर आर बेसिकली मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग द एलियन डीएनए और फॉरेन पीस ऑफ डीएनए टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में हमारे डिज़ायर्ड डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। कहते हैं जी वेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? सबसे पहला तो ओआरआई साइट होनी चाहिए। ओआरआई साइट क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से ओरिजिन होगा रेप्लिकेशन की शुरुआत हो। रेप्लिकेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए ओवर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो वेक्टर में, पर्टिकुलर वेक्टर में ओआरआई साइट होने चाहिए और सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। पहले ये आपके दो दे रखे हैं, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। ये दो क्वालिटीज़ पहले दे रखी हैं जिसको डिस्कस किया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, ओआरआई साइट एंड सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर इज़ रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट सेल एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। तो उसके लिए हमें चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। अब ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, इसको समझ लीजिए। ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल है जो ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई? बाय मीन्स ऑफ टेकिंग अप द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम। किसी भी होस्ट सेल में जब बाहर से आप अपना डीएनए, कोई भी डीएनए इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अपना डिजायर्ड डीएनए, एलियन डीएनए, तो वो सेल गेट ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ट्रांसफॉर्म सेल इज़ दैट विच हैव टेकन अप द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसने बाहर से अभी एक्सटर्नल मीडियम से अभी एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को टेकन अप नहीं किया, वो सेल होती नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है जी। तो चार टर्म आते हैं, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और इसी पे पूरा खेल है आपके बायोटेक का, जो आप लोग इस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हो। रिकॉम्बिनेंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट होता है वेक्टर अलोंग विद एलियन पीस ऑफ डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, वो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट। ये मानिए कोई वेक्टर है, उस वेक्टर में जब आप अपना डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये कहलाता है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए को जब आप होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वेदर दैट सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, अकॉर्डिंग टू द नीड क्या है, हम लोग क्या प्रोडक्ट बनवाने जा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो प्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, वो किससे, हमारी होस्ट सेल कौन सी है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों हो सकती हैं। प्रोकैरियोटिक जैसे इकोलाई, यूकैरियोटिक जैसे ईस्ट। तो ये जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए, ये रेड से जो मैंने दिखाया है, बाकी को मैंने ब्लैक से दिखाया है वेक्टर को। तो मानिए ये वेक्टर था, इस वेक्टर में आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से आपने इसको कट किया और उसके बाद लाइगेज एंजाइम की सहायता से अपना डिज़ायर्ड डीएनए इसमें लाइगेट कर दिया। ठीक है जी, ये डिज़ायर्ड डीएनए लाइगेट हो गया। तो ये अब हो गया आरडीएनए, ये है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी डिफाइंड एज वेक्टर अलोंग विद एलियन पीस ऑफ डीएनए और डिजायर्ड डीएनए, दैट इज कॉल्ड आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर आप इंट्रोड्यूस करवाने में सफल हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, देन दिस सेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड, वो कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। तो ये आपके चार टर्म क्लियर हो गए, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर, हम लोग पढ़ रहे हैं टूल्स फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक। बायोटेक में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? तो हमें चाहिए होता है वेक्टर। वेक्टर किस लिए चाहिए होता है? वेक्टर चाहिए होता है जिसकी सहायता से हम इंट्रोड्यूस करा सकें एलियन पीस ऑफ डीएनए, डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर है बेसिकली मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, हम उससे लाइगेट कर देंगे अपना डिज़ायर्ड डीएनए और इंट्रोड्यूस करवा देंगे होस्ट सेल में। तो वेक्टर में कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। उन कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली आपकी बुक में डिस्कस करी गई है ओआरआई साइट। ओआरआई साइट इज़ दैट फ्रॉम वेयर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टेक प्लेस, एंड सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर आर रिक्वायर्ड
so that we can differentiate between non-transformant cell and transformant cell and non-recombinant from recombinant। ठीक, ये हो गया डिस्कशन। अब आ गया ये तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है क्लोनिंग साइट। यहाँ से मैं पढ़ना चालू करता हूँ। वेक्टर PBr322 पे मेन फोकस है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आपको PBr322 से मिलेगा। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA, फॉरेन DNA और डिजायर्ड DNA, द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल। वेक्टर में क्या होना चाहिए? रिकॉग्निशन साइट हो चाहिए। रिकॉग्निशन साइट क्या? रिकॉग्निशन साइट वो सीक्वेंस है DNA की जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होती है और जिसको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचानता है, उसको रीड करता है। जैसे कि GAATTC 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की तरफ जब आप मूव करेंगे तो मानिए ये सीक्वेंस आई। इस सीक्वेंस को रिकॉग्निशन साइट है किसके लिए? ये सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट है हमारी इको R1 के लिए। इको R1 इसको रीड करेगा और इसको कट लगा देगा G और A के बीच में। तो पैलिंड्रोम साइट क्या होती है? पैलिंड्रोम होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश लिटरेचर में पैलिंड्रोम वो वर्ड है जिसमें आप फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट और फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड जब आप पढ़ेंगे तो जो आएंगे आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, जैसे मैडम, आपने इधर से इधर पढ़ा फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, और फ्रॉम अब आपने इधर से इधर पढ़ा तो देखिए सेम अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस MADAM MADAM, ये हो गया आपका इंग्लिश वर्ड का पैलिंड्रोम। और न्यूक्लियोटाइड के लिए जब आप 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की तरफ चलते हैं DNA में, न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस आती है GAATTC, जब आप इसके अपोजिट स्ट्रैंड पे सेम पोलैरिटी पे चलेंगे 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड, तो सेम सीक्वेंस अगर आ गई तो ये कहलाएगा आपका क्या? पैलिंड्रोम। अब इसके अपोजिट आप इमेजिन करिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर हमारा सीक्वेंस होगी, उस सीक्वेंस पे कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे? सीधी सी बात है, C के अपोजिट क्या आएगा? G, A के अपोजिट क्या आएगा? T के अपोजिट है, T के अपोजिट है, A के अपोजिट T, A के अपोजिट T, G के अपोजिट C। तो देखिए आपने इधर से इधर रीड किया GAATTC और इधर से इधर रीड किया GAATTC, ये पैलिंड्रोम हो गई। तो पैलिंड्रोम साइट को रीड करता है स्पेसिफिक एंजाइम। यहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम इको R1 है। इको R1 GA के बीच में कट लगा देगा एक स्ट्रैंड पे, और अपोजिट स्ट्रैंड पे भी G और A के बीच में कट लगा देगा। तो ये कहलाएगी रिकॉग्निशन साइट फॉर इको R1। तो इको R1 की रिकॉग्निशन साइट इसी तरह से BAM H1 की है, इसी तरह से हमारे हिंद 1 की और हिंद 3 की है। अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अलग अलग साइट होती हैं। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, तो हम लोग वेक्टर उसको प्रेफर करते हैं जिसमें एक एंजाइम के लिए एक सीक्वेंस हो। अगर इसमें बार बार ये सीक्वेंस आएगी GAATTC, फिर यहाँ पे आई GAATTC, फिर यहाँ पे आई GAATTC, फिर यहाँ पे आई GAATTC, तो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको यहाँ से भी कट लगा देगा, यहाँ से भी लगा देगा, यहाँ से भी लगा देगा, यहाँ से भी कट कर देगा। तो मल्टीपल आपके फ्रेगमेंट्स जनरेट हो जाएंगे। तो बेसिकली जब मल्टीपल फ्रेगमेंट्स जनरेट हो गए तो ये हमारा वेक्टर आउट ऑफ यूज़ हो गया। तो बेसिकली होना क्या चाहिए? एक रिकॉग्निशन साइट के लिए, रिकॉग्निशन एंजाइम के लिए एक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन recognition site within the vector will generate several fragments. More than one recognition site for a specific restriction endonuclease, which will complicate the gene cloning. तो gene cloning हो ना पाएगी। The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in 1 or 2 antibiotic resistance gene. तो हम लोग इस तरह से जो वेक्टर, सिंथेटिक वेक्टर बनाते हैं उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को भी रखते हैं, ताकि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं डिफ्रेंशिएट करने में, रिकॉग्नाइज करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से और नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बेसिकली सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। तो जो हम लोग इस समय लैब में बनवा रहे हैं वेक्टर, उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। और लाइगेशन, जब हम RDNA बनाते हैं तब हमारी कोशिश रहती है कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, भले ये टेट्रासाइक्लिन का हो, भले ये एम्पिसिलिन का हो, इसमें हम
किसी पैलिंड्रोम साइट को टारगेट करते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक एंजाइम की जो इसमें पैलिंड्रोम साइट होगी, हम इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए। तो इसमें जब हम एलियन पीस ऑफ डीएनए यहाँ हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये वाला जो हमारा जीन है किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो ये जीन डिस्टर्ब हो जाएगा और ये वेक्टर जो आरडीएनए बनेगा उसमें पर्टिकुलर दिस जीन की वजह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहा था वो नहीं आएगा। क्लियर? तो द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। आगे चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट, एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट, बैसिलस अमाइलोल्यूकोपेसियन बाम H1 साइट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये देखिए इस डायग्राम में हमारा PBR322 क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम है। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर, R स्टैंड्स फॉर रॉड्रिगेज। 322 सीक्वेंस है इसके बनने की। तो ये PBR322 हमारा एक क्लोनिंग वेक्टर है, सर्कुलर वेक्टर है। इस वेक्टर में ये देखिए ये जो पर्टिकुलर जीन है, इस जीन की वजह से ये प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो एम्पिसिलिन के लिए है, और इस जीन की वजह से टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे कोई अपना फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो आरडीएनए बनेगा उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं होगी, और अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे इस सीक्वेंस में, जैसे हम बाम H1 का इस्तेमाल कर लें या साल का इस्तेमाल कर लें, साल की भी यहीं पे है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी उसकी चली जाएगी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी उसकी चली जाएगी, उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी आरडीएनए में नहीं होगी। ठीक है जी। इधर आपके PST1 और PBU1 का रिस्ट्रिक्शन साइड है, यहाँ पे बाम का और साल का है। इस वाली सीक्वेंस में बाम साल का है, इस वाली सीक्वेंस में PST1 और प्रोटियस वल्गैरिस 1 के लिए साइट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द बाम H1 साइट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322। हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया बाम H1 का इस्तेमाल करके अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए। देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, कट लगा, उसके बाद हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब ये जो आरडीएनए बन गया उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है हमने डिस्टर्ब कर दी है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, but can still be selected out from non-recombinant ones by plating over the ampicillin containing medium। लेकिन इस आरडीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी है। ठीक है। तो भले उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी चली गई, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी होगी आरडीएनए में। ओके, बात समझ में आ रही है? तो उसकी सहायता से बट स्टिल कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे हम अगर सेल को ग्रो कराएं, तो वही सेल ग्रो होगी जिसने ये प्लाज्मिड को टेकन अप कर लिया होगा, ले लिया होगा, क्योंकि इसकी वजह से उसमें एम्पिसिलिन। देखिए ई कोलाई की जो सेल है उसको जब आप कल्चर मीडियम पे ग्रो करते हैं तो उसमें अपने आप खुद से ना एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है ना टेट्रासाइक्लिन के लिए। अब ऐसी कोलाई की सेल जिसने इस आरडीएनए को ले लिया है या वेक्टर को ले लिया, टेकन अप कर लिया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, वो किस पे ग्रो कर जाएगी? एम्पिसिलिन पे ग्रो कर जाएगी, क्योंकि एम्पिसिलिन का क्वालिटी, रेजिस्टेंस क्वालिटी उसमें आ गई। और जो हमारी नेचुरल ई कोलाई सेल है जो भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है वो नहीं ग्रो करेगी। तो आप देखिए यही वो कह रहा है, सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ओवर एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो जब आप एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराएंगे तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल में से ट्रांसफॉर्म सेल उस पर ग्रो करेगी, क्योंकि ई कोलाई में जो उसने टेकन अप कर लिया बाहर से आरडीएनए या प्लाज्मिड, उसकी वजह से उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्वालिटी आ गई। ठीक है जी। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं वो नहीं बचेंगी। आगे चलूँ।
द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन। अब जो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर रही है एम्पिसैलिन कंटेनिंग मीडियम पे, अब हम ये जानना चाहते हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है ये आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म हुई हैं या होल वेक्टर से ट्रांसफॉर्म हुई हैं। देन ट्रांसफर्ड ओवर अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसैलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन द कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो वो वाली ट्रांसफॉर्म सेल जो आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म हुई हैं वो किस पे नहीं ग्रो करेंगी, वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेंगी, जबकि वो ट्रांसफॉर्मेंट सेल जो नॉर्मल वेक्टर से ट्रांसफॉर्म हुई हैं वो ग्रो कर जाएंगी। इस तरह से हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को पहचान लेंगे, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ। क्लियर हुई बात, समझ में आई? चलिए आगे स्लाइड बना के आपको समझाता हूँ। देखिए ये हमारी मास्टर प्लेट है, इस मास्टर प्लेट पे ये बैक्टीरिया की कॉलोनी, एक मैं अलग अलग कलर से बनाता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये दूसरी कॉलोनी और ये तीसरी कॉलोनी। अब इसमें से एक कॉलोनी ऐसी है, इसमें से एक कॉलोनी ऐसी होगी जो नॉर्मल इकोलाई सेल है, ठीक है जी। एक कॉलोनी ऐसी होगी जो ट्रांसफॉर्म तो हुई है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म किससे हुई है? आरडीएनए से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। और एक ऐसी है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगी, ये वाली नॉर्मल इकोलाई सेल, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, ट्रांसफॉर्मेंट जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है इसमें आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म्ड हुई और प्योर वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड हुई। जो आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म्ड होगी उसमें आप देखिए टेट्रासाइक्लिन वाला क्वालिटी नहीं होगी। एम्पिसैलिन रेजिस्टेंस तो क्वालिटी आ गई, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं आई, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी को जीन को आपने डिस्टर्ब कर दिया था BAM-H1 का इस्तेमाल करके। जबकि वेक्टर जो है प्योर वेक्टर, उसमें एम्पिसैलिन रेजिस्टेंस जीन भी इंटैक्ट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी इंटैक्ट है। तो ऐसी बैक्टीरियल सेल जो जिसने टेकन अप किया है बाहर से वेक्टर, प्योर वेक्टर, वो दोनों पे ग्रो कर जाएगी। अब ये मास्टर कॉलोनी का जब आप इम्प्रेशन लेके पेट्री डिश पे, दूसरे पेट्री डिश पे आप उसको लगाएंगे इम्प्रेशन, ये मानिए इसमें एम्पिसैलिन कंटेनिंग है और ये टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग है। तो ये वाली सेल्स इकोलाई जो नॉर्मल वाली हैं वो तो यहाँ पे कॉलोनी बनेंगी नहीं, ये दोनों बन जाएंगी। इसमें से ये ऐसी है, मैंने जो बोला था कि ये आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है और ये नॉर्मल वेक्टर से, ठीक है जी। तो एम्पिसैलिन पे तो ये दोनों तरह की कॉलोनी बन जाएंगी। तो इसके लिए मैं अब आपको कलर चेंज किए दे रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि ये कॉलोनी इसका रेप्लिका है, यहाँ पे बन गई, और ये वाली जो थी ये ट्रांसफॉर्म्ड हुई थी हमारे नॉर्मल वेक्टर से। तो एम्पिसैलिन पे ये भी ग्रो कर जाएगी और ये वाली कॉलोनी भी ग्रो कर जाएगी जो आरडीएनए से हुई है। लेकिन जब आप टेट्रासाइक्लिन वाले पे कराएंगे, इसका इम्प्रेशन लगा के कॉलोनी बनवाना चाहेंगे, तो केवल ये वाली कॉलोनी ग्रो होगी जो बनी है नॉर्मल वेक्टर से। तो हमारी ये कॉलोनी हमारे लिए, ये वाले बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल हैं, ताकि हम इनका आगे अगर कल्चर फॉर्मेशन करें और इनको हम बायो रिएक्टर में ग्रो कराएं तो हमें हमारी पसंद का प्रोडक्ट मिल जाएगा। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई बेटा? ये वाली कॉलोनी हमारी टारगेट कॉलोनी है। ये वाली कॉलोनी जो कि एम्पिसैलिन वाले मीडियम पे तो ग्रो हो रही है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे यहाँ पे कॉलोनी ग्रो नहीं हुई है। क्यों नहीं ग्रो हुई है? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी उसकी हमने डिस्टर्ब कर दी थी। तो ये इस बात से संकेत है, इस बात से इंडिकेशन है कि ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल है, हमें कैसे पता लगा कि ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है? क्योंकि ये एम्पिसैलिन मीडियम पे ग्रो कर गई है। नॉर्मल इकोलाई सेल में किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे तो ये बनी ही नहीं। ना ये इकोलाई की वो सेल जो नॉर्मल सेल है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है,
वो तो ना एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगी ना टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करेगी। ट्रांसफॉर्मेंट सेल दो तरह की हैं, जो आर वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं और जो नॉर्मल वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं। जो नॉर्मल वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड हुई हैं वो दोनों एम्पिसिलिन पे भी टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो कर जाएगी, क्योंकि उसमें दोनों जीन जो हैं इंटैक्ट हैं। और वो सेल ई कोलाई की जो आरडीएनए से ट्रांसफॉर्म हुई है वो केवल आपके एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करेगी, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन में हमने इंट्रोड्यूस कराया है जीन में, टेट्रासाइक्लिन वाले जीन में, जिस जीन की वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस आ रहा था उस जीन में हमने इंट्रोड्यूस करवाया है बाम का इस्तेमाल करके, बाम H1 रिकॉग्निशन एंजाइम का इस्तेमाल करके हमने अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस कराया। वो हो गया आरडीएनए। और जो बैक्टीरियल सेल टेकन अप द आरडीएनए फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम, दैट बैक्टीरियल सेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड विद आरडीएनए, दैट्स व्हाई दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ, और रादर वी कैन से दैट दे डिडंट गेन द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी उनमें नहीं आई है, वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो नहीं करेंगी। तो हम ये मास्टर जो हमारी प्लेट थी, उस प्लेट में हम इस बैक्टीरियल को, इस वाले बैक्टीरिया की कॉलोनी को हम लोग लेके इसका कल्चर फॉर्मेशन करवाएंगे बायोरिएक्टर में, उससे अपनी पसंद का प्रोडक्ट ले लेंगे। क्लियर? अब ये बातें अब आप क्लियर हो गई होंगी आपको। और ये जो लाइनें हैं आपकी एनसीईआरटी की, आप लोग इसमें बड़ा उलझ जाते हो, लाइनों में ना उलझो, आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो। अब ये कह रहा है कि एक जीन आपको हेल्प कर रहा है, दो जीन है सिलेक्टेबल मार्कर, एक जीन हेल्प कर रहा है आपको पहचानने में नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को पहचान, ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म को पहचानने में। और वो जीन जिस जीन में आपने इंट्रोड्यूस किया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके, जिस जीन को आपने डिस्टर्ब कर दिया, उस जीन की सहायता से, इसको रट लो, उस जीन की सहायता से आप पहचान सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से। ठीक है, क्लियर? इसको ऐसे ही रट लीजिए। इन दिस केस, देखो अब आगे लाइन, इन दिस केस वन एंटीबायोटिक जीन हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, एक जीन एम्पिसिलिन, दो जीन है सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे। जिस जीन को आपने छेड़ा नहीं है, इसको रट लीजिए अब आप ऐसे, जिस जीन को आपने टच नहीं किया है, डिस्टर्ब नहीं किया है, उस जीन की सहायता से आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से पहचान सकते हैं। और अदर जीन, जिस जीन को आपने इनएक्टिवेट कर दिया है इंसर्शन करके, उस जीन की सहायता से आप पहचान सकते हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। ऐसे रट लीजिए, हमेशा आपके याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए बाम है, साल है, इधर प्रोटियस वल्गैरिस और प्रोविडेंशिया स्टोटी PST1 और PU1 है। इसमें आप याद रखिएगा, इसकी कुछ क्वालिटीज़ आपसे पूछी जाती। 8 इसमें रिकॉग्निशन साइट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉग्निशन साइट हैं, एक ORI है, 2 एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है। यही आपसे PBR 322 के लिए किसने खोज करी थी? तो बॉलिवर रॉड्रिगेज ने करी थी। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज कुम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट। तो अगर हम सिलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, मैं लगे हाथ, एक तो मास्टर प्लेट बनाई और लगे हाथ आपको 2 प्लेट पे प्लेटिंग करनी पड़ेगी। एक तो मास्टर प्लेट आपने बनाई, ठीक है, उसके बाद आप उसका इंप्रेशन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, 2 जगह आपको कॉलोनी ग्रो कर रही है, तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस है। देयरफॉर अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड। इसका क्या जुगाड़ देखा गया या इसका अल्टरनेट क्या देखा गया कि अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर विच डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। भाई हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल को, आप उस बच्चे को पालेंगे जो आपको घर में पैसा कमा के लाएगा। तो जो ट्रांसफॉर्म सेल हुई हैं रिकॉम्बिनेंट से, आप उसका कल्चर फॉर्मेशन करेंगे, तभी आपको आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप ट्रांसफॉर्मेंट सेल नॉर्मल वेक्टर से जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई हैं, तो आपको आपका पसंद का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। पर पसंद का प्रोडक्ट जो आप लेना चाहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो आप लेना चाहते हैं, वो किससे मिलेगी? वो आपको उस ट्रांसफॉर्मेंट सेल से मिलेगी जो RDNA से ट्रांसफॉर्म हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अब आज की तारीख में हम लोग इसको सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को नहीं कंसीडर कर रहे, हम लोग ऐसे जीन को कंसीडर कर रहे हैं जिसकी वजह से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में
कलर वो प्रोड्यूस कर देगी कॉलोनी। इन दिस आ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो आरडीएनए में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आरडीएनए ऐसे बना रहे हैं कि प्लाज्मिड में हम ऐसी जगह पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉरेन डीएनए जो कि जीन को डिस्टर्ब कर देगा, जो जीन की वजह से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। पहले हम इंट्रोड्यूस किस में कर रहे थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में। अब हम इंट्रोड्यूस किस में कर रहे हैं, ऐसे जीन में जिस जीन की वजह से एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनता है। तो अगर आपने ऐसे जीन, ये मानिए प्लाज्मिड है हमारा और इसमें ये जीन है जिस वजह से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बन रहा है, इसमें आपने इंट्रोड्यूस कर दिया अपना आरडीएनए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, अब ये वाला जो प्लाज्मिड है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगा नहीं। दिस रिजल्ट्स इन इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम बनेगा नहीं, विच इज़ रेफर, और इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल एक्टिवेशन। अब इस डीएनए को, आरडीएनए को आप इंट्रोड्यूस कर दें इकोलाई सेल में और उसका कल्चर फॉर्मेशन करें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में, तो वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगा नहीं और कॉलोनी इस वजह से कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो हमें पता लग जाएगा कि ये कॉलोनी आरडीएनए से मॉडिफाइड हो गई है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, और इसमें जो आरडीएनए है वो आरडीएनए हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए या डिजायर्ड डीएनए लेके आया हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट। अगर इंसर्ट नहीं है, फॉरेन डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो प्लाज्मिड की प्रेजेंस में ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनने से ब्लू कलर की कॉलोनी आ जाएगी। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इन द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और अगर यहाँ पे आरडीएनए बन गया है, यहाँ पे फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वाले जीन में, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये वाले प्लाज्मिड से मॉडिफाइड इकोलाई सेल, ट्रांसफॉर्म सेल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा नहीं, तो कलर नहीं प्रोड्यूस करेगी। तो हम समझ जाएंगे कि ये वाली बैक्टीरियल सेल हमारे काम की है, इसी काम में कल्चर फॉर्मेशन करना है। ठीक है जी, ये हो गई बातें आपकी इंसर्शनल एक्टिवेशन से रिलेटेड। तो देखिए PBr322 के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए। क्लोनिंग वेक्टर है PBr322, क्रिएटेड इन 1977, शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स 8 साइट हैं, जैसा कि बताइए EcoR1 के लिए, हिंद के लिए, बाम के लिए, प्रोटियस वल्गैरिस 2 के लिए, प्रोटियस वल्गैरिस 1 के लिए, PST1 के लिए और हमारा SAL1 के लिए। ठीक है जी, तो इसमें कुल मिला जुला के 8 साइट हैं अलग, हर एंजाइम के लिए एक 1 ORI साइट, 1 ORI साइट है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन 2 एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। अब आपसे पूछा ये जा सकता है कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में किस किस एंजाइम की साइट है। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन में प्रोटियस वल्गैरिस 1 की और PST1 की है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में किस किस की साइट है, बाम की और साल की। इनको रट लीजिए। रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन। ये जो रोप है, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, ये कोड करता है प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए। PBr322 इज 4361 बेस पेयर इन लेंथ। ये PBr322 की जो लेंथ है स्पेसिफिक है, आपकी बुक में नहीं दे रखी, थोड़ा हाई क्लास ये लिटरेचर है, याद रख लीजिएगा। PBr322 4361 बेस पेयर से बना, याद रखना चाहें रख लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा माइलेज आपके लिए। PBr322 की लेंथ जो है 4361 सर्कुलर है। इन PBr322 द P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड एंड BR स्टैंड्स फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज। B स्टैंड्स फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज। ठीक है जी, तो इतना आपके लिए PBr322 के लिए जानना मोर देन इनफ है, मैं समझता हूँ। इतना आप पढ़ लीजिए, इतने को आप समझ लीजिए, आपका काम चलेगा, सब क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। द टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द डीएनए ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज कॉल्ड जीन स्प्लाइसिंग। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी समझ लीजिए। टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, foreign DNA, alien DNA into plasmid vector is called gene splicing. Gene splicing is the term used to refer the process by which the DNA of an organism is cut and a gene perhaps from another organism is inserted. तो इसको हम बोलते हैं जीन स्प्लाइसिंग। स्टिकी एंड, अब देखिए कुछ क्वेश्चन लगा लें। स्टिकी एंड ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ अनपेयर्ड बेसिस से बने होते हैं। आगे चलता हूँ। आइडेंटिफाई द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द फॉलोइंग। इसमें से किस में हम बोलेंगे कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, ये है। देखिए पैलिंड्रोम, इधर से इधर रीड करिए, इधर से इधर रीड करिए, CCTAGG CCTAGG, ये वाला पैलिंड्रोम है और कोई भी पैलिंड्रोम नहीं है।
पैलिंड्रोम में आपको बोला फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड, एक ही सीक्वेंस आनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन इको R1 के लिए इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम एशेरेकिया कोलाई RY13, ठीक। इट इज़ रिकॉग्निशन साइट GAATTC, ठीक। इट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लीमेंट्री ब्लंट एंड नहीं प्रोड्यूस करता, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। इसी का ये हमारा रॉन्ग सीक्वेंस हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज बाय एंजाइम बाम इनमें से कौन सी बाम की इसमें से सीक्वेंस पूछ रहा है जी, कौन है, ठीक है जी। तो इसको भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें से बाम की सीक्वेंस कौन। तो बाम की इसमें से जो सीक्वेंस है वो हमारी GGATCC है, ये बाम की है। GGATCC ये बाम की है। और ये सीक्वेंस हिंद 3 की है, ठीक है जी। इसको याद रख लीजिएगा, रखना चाहें तो। इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अब प्लाज्मिड वेक्टर इज क्लीव्ड बाय, प्लाज्मिक वेक्टर को हम किससे क्लीव करते हैं? द सेम एंजाइम दैट क्लीव्स द डोनर DNA। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्लीव करते हैं ताकि सेम स्टिकी एंड बने और उससे हम लोग उसको स्टिक कर सकें, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके मैं रोकता हूँ अपनी वीडियो को। ये आपके लिए PBR 322 से रिलेटेड और आपके वेक्टर से रिलेटेड कुछ आपकी वीडियो थी, मेरे ख्याल से जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए मिलता हूँ ब्रेक के बाद आपसे एक नए इसी तरह के किसी वीडियो के साथ और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय। आपकी प्रिपरेशन आने वाले नीट के लिए अच्छी हो। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। थैंक यू।